इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, आज डेट है 11 सितंबर 2021 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आज सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है 9/11 अटैक को लेकर के। इसको 20 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो आज के एडिटोरियल पेज पर, एक्सप्लेन्ड पेज पर सभी जगह 9/11 अटैक के बारे में बताया गया है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ 9/11 अटैक एंड इसके पोस्ट इफेक्ट देखने को क्या मिले। सबसे पहले 9/11 अटैक की बात करते हैं। 11 सितंबर 2001 की बात है। 19 से 20 टेररिस्ट जो हैं उन्होंने अमेरिका के 4 कमर्शियल प्लेन्स को अपने अंडर किया, अपने कैप्चर में लिया और उसके बाद में उन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया। 2 प्लेन जो हैं उन्होंने तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक किया। एक जो प्लेन है उन्होंने पेंटागन बिल्डिंग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया, और जो पेंटागन बिल्डिंग पे इसलिए अटैक किया क्योंकि वहाँ पर अमेरिका का, यूएस का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है वो पेंटागन बिल्डिंग में ही था। इसके अलावा एक जो प्लेन है वो अमेरिका की, यूएस की जो कांग्रेस बिल्डिंग है उसके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन गलती से बाय मिस्टेक ये जो प्लेन है वो क्रैश हो जाता है। इस अटैक में लगभग 3000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाती है। और उसी को लेकर के यहाँ पर ये पिक्चर दे रखी है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ओके, उन्होंने 9/11 मेमोरियल और म्यूजियम में होमेज पे की, मतलब श्रद्धांजलि दी उन सारे लोगों को जिन्होंने अपनी जो लाइफ है उसको यहाँ पर खो दिया था। ओके, तो ये 9/11 अटैक। अब देखो, हमारे इंडिया में पहले डेट लिखी जाती है, उसके बाद में मंथ लिखा जाता है, लेकिन अमेरिका में पहले वहाँ पर मंथ लिखा जाता है और बाद में डेट। इसीलिए इस अटैक को 9/11 अटैक के नाम से जाना जाता है। ओके, अब ये 9/11 अटैक हो गया। अब यूएस के ऊपर अटैक हो रहा है। यूएस ने नाटो ऑर्गेनाइजेशन तो पहले ही बना रखा था। नाटो ऑर्गेनाइजेशन में क्या बोलता है, इसके जो चार्टर 5 है वो ये बात करता है, मतलब इसका आर्टिकल 5 ये बात करता है कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स में से अगर किसी एक मेंबर के ऊपर कोई अदर कंट्रीज अटैक करता है तो ये माना जाएगा नाटो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि कंप्लीट नाटो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, कंप्लीट जो इसके मेंबर्स हैं उनके ऊपर अटैक हुआ है। अब यूएस के ऊपर अटैक हुआ तो जो भी इसके नाटो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं उन्होंने साथ में लेकर के टेररिज्म को काउंटर करने में यूएस का साथ देना स्टार्ट कर दिया। इसी को ध्यान में रखते हुए यूएस ने कैप्चर करना लोगों को स्टार्ट कर दिया, गिरफ्तार करना स्टार्ट कर दिया बहुत सारे लोगों को ग्लोबल लेवल पर। इसके अलावा टेररिज्म को काउंटर करने के लिए उन्होंने ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम चलाया। ठीक है, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। और इसमें 40 से ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने यूएस का साथ दिया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि यूएस ने उन कंट्रीज़ के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया जैसे ईरान, इराक और भी बहुत सारी कंट्री मिडिल ईस्ट की, उनको काउंटर करना स्टार्ट कर दिया यूएस ने कि यहाँ से टेररिज्म का ओरिजिन हो रहा है। लेकिन जो मेजर कंट्री है पाकिस्तान, जिन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान को ऑर्गेनाइज करवाने में, तालिबान को बढ़ाने में हेल्प की, उसको यूएस ने मिलियंस ऑफ डॉलर की हेल्प की कि आप टेररिज्म को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। ये मेजर इशू रहा। इसी की वजह से इराक में सद्दाम हुसैन की जो सरकार है वो कुछ ही समय में गिर गई। 2003 में वहाँ पर अटैक हुआ ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से, वो वहाँ पर गिर गई। लेकिन अभी तक वहाँ पर जो है एक तरीके से डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश नहीं हो पाई है। मतलब यूएस ने जहाँ पर अटैक किया, यूएस वहाँ से अटैक करके निकल गया। बहुत सारे लोग तो ये भी क्रिटिसिज्म करते हैं कि यूएस ने वहाँ पर मिडिल ईस्ट वाले जो कंट्रीज़ हैं, वेस्ट एशिया जो कंट्रीज़ हैं, उनके ऊपर अटैक इसलिए किया कि वहाँ पर जो फ्यूल रिसोर्सेज हैं, मतलब जो गल्फ कंट्रीज़ हैं ना, वहाँ पर जो फ्यूल रिसोर्सेज हैं उनको अपने अंडर कर सके, उनको अपने कंट्रोल में ले सके यूएस, ताकि जो उसकी वर्ल्ड पावर जो है, क्योंकि देखो उसके ऊपर अटैक हुआ तो एक तरीके से जो वर्ल्ड पावर है ना, उसमें जो उनकी पावर थी वो तो कमज़ोर हुई थी। तो यूएस चाहता था कि दोबारा से उनकी जो पावर है वो रेगुलर बनी रहे। ओके, तो ये अटैक देखने को मिला और ये इफेक्ट देखने को मिला कि बहुत सारी कंट्रीज आज भी वॉर को झेल रही हैं। लेकिन जहाँ पर वॉर होना चाहिए था, जहाँ पर टेररिज्म खत्म होना चाहिए था, वहाँ पर टेररिज्म खत्म नहीं हुआ। और उसी का नतीजा रहा, उसी का परिणाम रहा कि 20 ईयर्स के बाद में भी जो यूएस है उन्होंने 2001 में, अक्टूबर 2001 में, देखो सितंबर में अटैक हुआ, अक्टूबर 2001 में उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर वॉर कर दिया था, अटैक कर दिया था। और वहाँ पर जो भी तालिबान है
उसको अपने, क्योंकि तालिबान ने 1996 से 2001 तक वहाँ पर रेगुलर रूल कर रहा था, तालिबान को कैप्चर किया, अपने अंडर किया। लेकिन मेजर प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों ने फ्लोरिश किया टेररिज्म को, उन लोगों को काउंटर नहीं किया यूएस ने। अब उसी का नतीजा रहा कि 20 इयर्स के बाद में भी यूएस की प्रेजेंस रही, नाटो जो एलीज है उनकी प्रेजेंस रही अफगानिस्तान में, लेकिन तालिबान कमज़ोर होने के बजाय और ज़्यादा पावरफुल होकर के उभरा और कुछ ही समय में उन्होंने कंप्लीट अफगानिस्तान को अपने अंडर कर लिया और यूएस को उन्होंने थ्रेट दी कि आप यहाँ से अपने जो भी पर्सनल है उन सबको बाहर निकालिए, नहीं हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। ओके, अब जो ये अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है, यहाँ पर इंडिया ने अपने स्टेटमेंट दिया है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक और, आज 11 सितंबर है और 11 सितंबर को लेकर के एक और इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है 1893 का, जब स्वामी विवेकानंद ने जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स है उसको आज ही के दिन फर्स्ट संबोधित किया था। ओके, और उसका जब लास्ट सेशन हो रहा था, मतलब क्लोजिंग सेरेमनी थी 27 सितंबर, उस दिन भी इंडिया जो क्लोजिंग स्पीच है वो भी स्वामी विवेकानंद ने दिया था। 1893 11 सितंबर को स्वामी विवेकानंद जो हमारे इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट हुए थे हिंदू रिलीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उन्होंने बोला था कि जो सभी कम्युनिटी है उनमें हार्मनी होना बहुत ज़रूरी है और जब हार्मनी होगी तभी जाकर के हम वेल डेवलप आगे हो सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने ट्रेडिशन के बारे में बताया कि हमारा जो ट्रेडिशन है वो सभी बहुत पुराना है और हम वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरे ग्लोबल वर्ल्ड को एक जो घर है, एक परिवार मानते हैं। ओके, तो देखो सेम डे इतना शानदार कि हार्मनी की बात की गई रिलीजन में, और सेम डे जहां पर रिलीजन के नाम पर, टेररिज्म के नाम पर अदर कंट्रीज में अटैक किया गया। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट डेट है 11 सितंबर। इसके दिन दो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट सामने आते हैं। अब यहाँ पर इंडिया ने स्टेटमेंट दिया है अफगानिस्तान को लेकर के कि अफगानिस्तान में 3 दिन हो गए वहाँ पर गवर्नमेंट बने हुए, तो इंडिया ने बोला है कि वहाँ की जो सिचुएशन है वो काफ़ी फ्रेजाइल है। मेजरली प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट बनी उसमें 33 मेंबर्स हैं। 33 जो टोटल कैबिनेट मेंबर्स हैं उनमें से ओनली 3 जो हैं वो नॉन पश्तून मेंबर्स हैं, मतलब ज़्यादातर जो हैं वो पश्तून कम्युनिटी के लोग हैं। तो इंडिया ने यही बात बोली है कि इस तरीके से अगर आप एक ही कम्युनिटी को मेजोरिटी में रखोगे तो वहाँ पर जो आप इक्वलिटी और राइट्स की बात कर रहे थे ना, तालिबान ये बोल रहा था कि हम सभी जगह को, वीमेन को, चिल्ड्रन को लेकर के, माइनॉरिटीज़ को लेकर के इक्वलिटी भी रखेंगे और उनको सभी को क्या करेंगे, सभी के राइट्स भी अवेल करेंगे। तो अगर मेजोरिटी में रहेगा तो इस तरीके से तो कभी भी जो इक्वलिटी और जो राइट्स हैं वो कभी भी मेंटेन नहीं किए जा सकते हैं। मेजर प्रॉब्लम क्या है कि 1996 से 2001 तक जिन लोगों ने गवर्न किया था वो ही ज़्यादातर लोग वो ही इस गवर्नमेंट में शामिल हैं। इसके अलावा यूएन की जो टेररिस्ट लिस्ट है उसमें जो लोग रजिस्टर्ड है ना वो इस गवर्नमेंट के हिस्सा बने हैं। इससे कैसे लग सकता है कि वहाँ पर इक्वलिटी होगी, वहाँ पर डेमोक्रेसी आएगी, वहाँ पर वीमेंस के जो राइट्स हैं वो सेव हो सकेंगे। ये मेजर प्रॉब्लम है। तो इसी को लेकर के इंडिया ने बोला है कि जो कंप्लीट वर्ल्ड है उसको कोशिश की जानी चाहिए कि वहाँ पर इस तरीके की गवर्नमेंट बने कि सभी को इक्वलिटी मेंटेन हो सके। हमारे जो एक्स रो चीफ हैं मिस्टर सूद, उन्होंने बोला है कि इंडिया को डेस्परेटली तालिबान के साथ में बात करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जब तक तालिबान टेरर को लेकर के कोई इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट ना दे और इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट ना करके, तब तक इंडिया जो है वो उसको रिकॉग्नाइज करने की गलती ना करे। यहाँ पर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा कुछ डाटा पब्लिश हुए हैं और इंडिया के लिए एक गुड न्यूज़ है कि हमारे यहाँ पर जो माइनिंग, पावर, ड्राई फैक्ट्री, इनसे जो भी प्रोडक्शन होता था वो प्री कोविड लेवल तक पहुंच चुका है। अब जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोडक्शन और ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, हाँ, इसी आर्टिकल में बताया गया है कि देखो कोविड-19 के दौरान सबसे मेजर प्रॉब्लम ये हुई थी कि उस समय, यहाँ देखो उस समय क्या हुआ था कि जो कंजप्शन है, लॉकडाउन की वजह से कंजप्शन जो है वो काफ़ी कम हो गया था। अब कंजप्शन कम हुआ है तो प्रोडक्शन करने की आवश्यकता नहीं होगी और प्रोडक्शन करने की आवश्यकता नहीं हुई, इसी की वजह से मेजर प्रॉब्लम ये हुई है कि जो स्लो डाउन देखने को मिला था। अब जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रोडक्शन दोबारा से इंक्रीज़ हो रहा है। एक न्यूज़ है जियो न्यूज़, इसी को आप रिलेट करके देख सकते हो। जियो जो है वो अपना फ़ोन लेकर के आने वाले थे लेकिन उनके फ़ोन आने में डिले हो रही है। मेजर प्रॉब्लम ये है गूगल के साथ में
गूगल के साथ में कोलेब्रेशन के साथ में वो ये फ़ोन लेकर के आने वाले थे। मेजर प्रॉब्लम है कि सेमीकंडक्टर जो डिवाइसेज हैं वो कम अवेल हो पा रही हैं। किसी फ़ोन की मेमोरी होती है, ब्रेन होती है ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेज। मेजर प्रॉब्लम ये है कि जो भी चिप हैं वो उनका प्रोडक्शन हाई लेवल पर नहीं हो पा रहा है और ना होने की वजह से ही ये कमी देखने को मिल रही है। ओके, और दूसरा कोविड के दौरान जो गैजेट्स हैं जैसे फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, इनका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लोगों ने बहुत ज़्यादा इनको ख़रीदा था। इसकी वजह से भी मार्केट में कमी देखने को मिल रही है। तो ये आज की इंडियन एक्सप्रेस की इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया। ओके।